Hello dear students. So in the previous lecture we have seen adsorption and the basic terms which we are going to study in this chapter. Okay. Now what we have to see, हमको अब देखना है adsorption और absorption में difference. Okay. अब adsorption और absorption आखिर होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि suppose we are having a chalk. Okay. And chalk we have dipped in ink, okay, blue ink. Then what happened, जब हम लोगों ने चौक को ब्रेक करके देखा तो हमको पता चला कि चौक जो है वो अंदर से अभी भी वाइट है. इसका मतलब क्या है कि इंक के मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस पर रिटेन हो गए हैं और वो बल्क तक नहीं गए हैं. बट सपोज करिए कि अगर वो इंक के मॉलिक्यूल बल्क तक चले जाते, ओके, चौक जो है वो अंदर से भी आपको तोड़ने पर ब्लू मिलती, तो उस फेनोमेनन को एड्सॉर्प्शन नहीं कहा जाता, उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. इसका क्या मतलब है कि एड्सॉर्प्शन जो है, एड्सॉर्प्शन एक टाइप का सरफेस फेनोमेनन होता है. ओके, एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फेनोमेनन, व्हाइल एब्जॉर्प्शन जो होता है, एब्जॉर्प्शन है एक टाइप का बल्क फेनोमेनन. ओके, पहला डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस रहता है कि एड्सॉर्प्शन में मैंने आपको अभी बताया था कि एड्सॉर्प्शन में आपको जो मॉलिक्यूल होंगे, जो कॉन्सेंट्रेशन होगी मॉलिक्यूल की, वो सरफेस पर ज़्यादा होगी और बल्क में कम होती है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कहाँ पर ज़्यादा है, सरफेस पर ज़्यादा होगी और बल्क में कम होगी. बट एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता है. प्लीज़ ऐसा नहीं बोलना कि बल्क में ज़्यादा होगी और सरफेस पे कम होगी, नहीं. इट इज़ थ्रू आउट द मटेरियल इट विल बी सेम. तो यहाँ पर क्या रहेगा, सेम कॉन्सेंट्रेशन है ना, जितनी सेम कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ पर बल्क और सरफेस. ओके, बल्क और सरफेस दोनों ही जगह पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल विल बी सेम. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट आता है एड्सॉर्प्शन. हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एड्सॉर्प्शन जैसे मैंने आपको मैकेनिज्म में बताया था कि वो फ्री वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करने के लिए एड्सॉर्प्शन करता है. जैसे ही फ्री वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, फर्दर एड्सॉर्प्शन नहीं हो सकता. इसका क्या मतलब है कि जो ये एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस है, ये शुरू में तो बहुत फास्ट होती है जब बहुत सारी वैलेंसीज होती है. ओके, बहुत सारे अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं. बट जैसे 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 ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ये फ्री वैलेंसीज सेटिस्फाइड होने लगती है, एड्सॉर्प्शन की रेट भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है. लेकिन एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता है. एब्जॉर्प्शन इज नॉट बिकॉज ऑफ द फ्री वैलेंसी. एब्जॉर्ब अगर मॉलिक्यूल कर रहा है मतलब उसमें डीप तक, अंदर तक फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट होनी चाहिए. तो इसका मतलब क्या है कि जो एड्सॉर्प्शन है, एड्सॉर्प्शन की जो रेट होगी, ओके, तो ये जो रेट है ये ज़्यादा होती है बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में तो ये ज़्यादा होती है. बट जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस प्रोसीड होने लगता है, वैसे वैसे ये प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है. लेटर ऑन इट विल स्लो डाउन. ओके, अब एब्जॉर्प्शन क्या रहता है, रेट इज सेम थ्रू आउट द प्रोसेस. जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, रेट जितनी स्टार्टिंग में होगी उतनी ही लास्ट तक ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है. रेट विल बी सेम. ओके, तो ये हम लोगों ने देखा है बेसिक डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. अब हम लोगों को देखना है एक न्यू टर्म आती है बच्चों हमारे पास में, सॉर्प्शन. ओके, सॉर्प्शन. सॉर्प्शन आप सुनेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि क्या सच में ऐसा भी होता है. तो हम लोग देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है. सो हियर सॉर्प्शन जो हो गया हमारा, सॉर्प्शन में क्या रहता है, मॉलिक्यूल जो रहेगा वो एड्सॉर्ब भी हो रहा है और एब्सॉर्ब भी हो रहा है. मतलब when adsorption and absorption take place simultaneously, adsorption भी हो और absorption भी हो, दोनों ही प्रोसेस हो, तो वो टर्म हमारी कहलाती है सॉर्प्शन. अब हमको ऐसा कोई एग्जाम्पल चाहिए है ना, तो देखो बच्चों एग्जाम्पल होता है हमारे पास में सॉर्प्शन का. अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो सॉर्प्शन का एग्जाम्पल हो जाता है हमारे पास में कॉटन क्लॉथ, है ना, कॉटन क्लॉथ प्लस डाई. जो डाई होती है कॉटन क्लॉथ पर वो एडसॉर्ब भी होती है और एब्सॉर्ब भी होती है. आप लोग एग्जाम जैसे इसको समझ सकते हैं कैसे, नॉर्मली जैसे कॉटन क्लॉथ अगर आप कोई सा भी परचेस करेंगे मार्केट से, तो आप लोग देखना कि शुरू में जब आप उसको वॉश करते हो तो उसका जो कलर है वो तुरंत निकलना
जाना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ कलर जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है। बट ऐसा भी नहीं होता है कि वो पूरा वाइट हो गया या पूरा के पूरा कलर डिसअपियर हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन भी हुआ है। तो कॉटन क्लॉथ पर डाई एब्जॉर्ब भी हो रही है और एब्जॉर्ब भी हो रही है, दोनों ही हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस हमारी कहलाती है ये कहलाता है सॉर्प्शन। ओके, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के। दो एग्जाम्पल से बच्चों इसको बहुत ध्यान से समझना है। ओके, अगर मैं सिलिका जेल लूँ और वाटर वेपर लूँ, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया था, या फिर मॉइस्चर भी लिख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लास बॉटल में सिलिका जेल आता है, तो ये तो हो गया मेरा एब्जॉर्प्शन, मॉइस्चर को सिलिका जेल ने एब्जॉर्ब किया है। बट मैं सिलिका जेल ना लेके कैल्शियम क्लोराइड ले लूँ, CaCl2 और मॉइस्चर लूँ, तो वो एब्जॉर्प्शन ना कहला के एब्जॉर्प्शन हो गया। देखो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, यहाँ सिलिका जेल यूज हो रहा है, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड यूज हो रहा है। ये दोनों का काम ही क्या रहता है, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करते हैं। बट सिलिका जेल एब्जॉर्ब करता है और कैल्शियम क्लोराइड पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मेरे पास में अमोनिया गैस NH3 गैस है, प्लस मैंने लिया है चारकोल। तो अमोनिया गैस चारकोल पर एब्जॉर्ब होती है। ओके, अमोनिया गैस किस पर, चारकोल पर एब्जॉर्ब होती है। लेकिन मैंने वहीं पर अमोनिया ले लिया है और वाटर ले लिया है, तो ये अमोनिया इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और बना देगा NH4OH। तो बच्चों यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलिका जेल एब्जॉर्प्शन कर रहा है लेकिन कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्प्शन कर रहा है। सिमिलरली अमोनिया गैस प्लस चारकोल एब्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल है, लेकिन अमोनिया गैस प्लस वाटर जो है वो एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। ये प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा ना, इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ओके, दो मोर टाइप के एब्जॉर्प्शन हम लोग देखते हैं बच्चों। एक होता है पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, एक होता है नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। नेगेटिव एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ही कम केसेस में आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मली जो आपका पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन है आप उसको एब्जॉर्प्शन, नॉर्मल एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हो। ओके, सो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन में जो एड्सॉर्बेट होता है, एड्सॉर्बेट मतलब जो सब्सटेंस जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन में ये जो एड्सॉर्बेट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पर ज्यादा होगी और बल्क में कम होगी। तो ये तो वही बात होगी ना, इसमें आप लोग सोचेंगे कि ये क्या नया बता दिया हमको, ये तो वही चीज है। लेकिन एड्सॉर्प्शन को जो नॉर्मली हम एड्सॉर्प्शन पढ़ रहे हैं उसको हम लोग पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन बोल सकते हैं। तो एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, एड्सॉर्बेट की कॉन्सेंट्रेशन एड्सॉर्बेंट पर कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पर ज्यादा है और बल्क में कम है। ओके, लेकिन जो नेगेटिव एड्सॉर्प्शन होता है, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन में जो आपका एड्सॉर्बेट है उस एड्सॉर्बेट की कॉन्सेंट्रेशन एड्सॉर्बेंट में सरफेस पर कम है और बल्क में ज्यादा है। अब कोई मुझे ये मत बोल देना कि मैडम ये तो फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, नहीं, ये एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में जितनी कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पर है उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन बल्क में है। लेकिन नेगेटिव एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं है। नेगेटिव एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ है, जितनी जो कॉन्सेंट्रेशन है आपकी एब्जॉर्बेट की वो सरफेस पर कम है और बल्क में ज्यादा है। तो आप नेगेटिव एब्जॉर्प्शन को एब्जॉर्प्शन नहीं बोल सकते हो, प्लीज आप ध्यान रखना है इस बात का। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल भी होने चाहिए हमारे पास में। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में RBC प्लस कॉन्सेंट्रेटेड KCl, और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में RBC प्लस डाइल्यूट KCl। ऐसा कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ बच्चों। RBC जो रहता है ना, RBC की जो सरफेस होती है वो एक टाइप की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो कुछ ही मॉलिक्यूल को अलाउड करती है। तो यहाँ पर अगर RBC कॉन्सेंट्रेटेड KCl है तो ये कॉन्सेंट्रेटेड KCl इस RBC के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जो है वो डिफ्यूज नहीं कर सकता है। बट वहीं पर अगर आपके पास में डाइल्यूट KCl सोल्यूशन है तो डाइल्यूट में क्या हो जाता है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी बढ़ जाती है, तो वहाँ पर डिफ्यूजन जो रहता है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि इफ इट इज RBC प्लस कॉन्सेंट्रेटेड KCl तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, बट RBC प्लस डाइल्यूट KCl लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा
नेगेटिव एड्सॉर्प्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट आता है जो फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड सरफेस पर गैस का एड्सॉर्प्शन. सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट. ओके, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट. एड्सॉर्बेंट मतलब कि सरफेस है ना, सरफेस की बात होगी. एड्सॉर्बेंट मतलब वो सरफेस जिस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है. ओके, सो नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट की बात करें तो सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए बच्चों हमारा? किसी भी गैसेस को एड्सॉर्ब करने के लिए उस सॉलिड का सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना आसानी से एड्सॉर्प्शन होता है. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर बेसिकली सिंपल सी बात है कि सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा. ओके, इतना ही हम लोगों को इसमें याद रखना है. इसीलिए चारकोल और सिलिका जेल दे आर वेरी गुड एड्सॉर्बेंट. Why they are very good adsorbent? Because their surface area is large. आप लोग जो चारकोल रहता है वो चारकोल को आप लोग पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ करिए तो उसका हर एक मॉलिक्यूल एड्सॉर्प्शन करेगा क्योंकि उसके हर एक मॉलिक्यूल के पास में फ्री वैलेंसी होगी. सिमिलरली सिलिका जेल का भी आप लोग पाउडर यूज़ करिए. आप लोग देखेंगे जो न्यू बॉटल्स हम लोग परचेज करते हैं वहाँ पर वो क्रिस्टल के फॉर्म में छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में वो सिलिका जेल होता है. द रीज़न बिहाइंड दिस, वो सिलिका जेल का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से एड्सॉर्प्शन प्रोसेस भी हमारी इंक्रीज हो जाती है. ओके, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ द गैस बीइंग एड्सॉर्ब. ऑब्वियसली बात है जब सरफेस की बात हुई है तो उस गैस की बात भी हमको करनी पड़ेगी जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है. देखते हैं हम लोग इसमें क्या आएगा. देखिए बच्चों, नेचर ऑफ द गैस बीइंग एड्सॉर्ब्ड. यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट समझते हैं कि जो गैस एड्सॉर्ब हो वो कैसे होनी चाहिए. तो वो गैस होनी चाहिए बच्चों हमारी हाईली लिक्विफिएबल. हाईली लिक्विफिएबल मतलब वो लिक्विड में तुरंत कन्वर्ट हो जाए. ओके, क्यों ऐसा लिक्विड में तुरंत कन्वर्ट हो जाए? ऐसी गैस क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, जो गैस आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहते हैं ना, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या लेना देना है हमको? ऑब्वियसली बात है एक मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होगा तो दूसरे को भी साथ में लेकर आएगा, है ना. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल का एक अट्रैक्शन, उसी को बोलते हैं हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो अगर एक मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होगा तो वो दूसरे मॉलिक्यूल को भी उसकी सरफेस पर एड्सॉर्ब करवाएगा. अब कैसी गैसेस हाईली लिक्विफिएबल होती है और कैसी गैसेस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं? तो बच्चों द गैसेस whose critical temperature is high. क्रिटिकल टेम्परेचर को हम बताते हैं TC से. ओके, ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था गैसियस स्टेट में. तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके अबव किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है. एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका. सपोज करिए हमारे पास में अमोनिया गैस है. अमोनिया गैस का एक एग्जाम्पल ले लिया. अमोनिया गैस है अभी 100 डिग्री पर. ओके, और अमोनिया गैस जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है हमारा 73 डिग्री. एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं. अब 100 डिग्री से मैं उसको नीचे की तरफ लेकर आ रही हूँ तो मेरे को 73 डिग्री मिला. 73 डिग्री पर वो लिक्विफाई हो गई. अब मेरे पास में एक और गैस है CO2. सपोज करिए उस CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर है 52 डिग्री और वो CO2 भी आपकी 100 डिग्री पर है. आप 100 डिग्री अमोनिया से नीचे की तरफ आए, 100 डिग्री CO2 में भी नीचे की तरफ आए. पहले कौन अचीव हुआ? 72 डिग्री. बाद में कौन अचीव हुआ? 55 डिग्री. पहले कौन लिक्विफाई हुआ? जिसका बॉइलिंग पॉइंट था 72 डिग्री मतलब अमोनिया. और बाद में कौन लिक्विफाई हुआ? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम था. क्योंकि आप हायर से लोअर की तरफ आ रहे हो तो जितना क्रिटिकल टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा उतनी आसानी से आप किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हो. और जितनी आसानी से लिक्विफाई होगी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होता है और उसका एड्सॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर. तो बच्चों एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि सपोज करिए चारकोल है हमारे पास में. ओके, चारकोल पर गैस एड्सॉर्ब हो गई है. अब उसने एड्सॉर्प्शन करना बंद कर दिया है. मेरे पास में नया चारकोल है भी नहीं. मैं चाहती हूँ उस चारकोल को फिर से रीयूज़ करूँ. तो एक मेथड है जिससे मैं उसको रीयूज़ कर सकती हूँ. मैं उसको हीट कर देती हूँ.
हीट करूँगी तो क्या होगा, गैसेस जितनी भी एब्जॉर्ब हो गई वो रिमूव हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया और जो गैसेस है वो रिमूव हो गई। ओके, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ा या कम हुआ? ऑब्वियस सी बात है, एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैसेस एब्जॉर्ब तो होने से नहीं, गैसेस डिसॉल्व जल्दी हो जाएगी, तो डिसॉर्प्शन बढ़ता है, एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। ओके, नेक्स्ट आता है प्रेशर। इस पॉइंट को वैसे हम लोग बहुत डिटेल में बाद में देखेंगे, आई थिंक इसके जस्ट बाद वाला ही टॉपिक आएगा, हम लोग देखने वाले हैं इसको। तो सिंपल सी बात है बच्चों की, ये सॉलिड सरफेस है, ये गैस को ये एब्जॉर्ब हो रही है, मैं जितना प्रेशर इस पे लगाऊंगी उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब होगी। ओके, तो इसका क्या मतलब है, प्रेशर इंक्रीजेस, एब्जॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेस। एंड द लास्ट वन इट इज एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट। एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट कैसे, आपका जो सरफेस है उस सरफेस का मुझे 3 चीजें अगर मैं करूं तो एब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है। क्या क्या? एक तो मैं उसकी सरफेस को रफ बना दूं। आप एक एग्जांपल देखिए कि आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, आपने वो ग्लास ऑफ वाटर मड पे डाला और वो ग्लास ऑफ वाटर और वो जो पानी है वो आपने ग्लास पे डाला, कहाँ पर एब्जॉर्ब होगा आसानी से? ऑब्वियस सी बात है मड पर होगा। ओके, क्यों? क्योंकि मड की जो सरफेस है वो रफ है लेकिन ग्लास की जो सरफेस है वो स्मूथ है। तो सरफेस को रफ बनाते हैं तो उससे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है, हम पढ़ कर आए हैं कि सरफेस एरिया इंक्रीजेस, एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। नेक्स्ट होता है बाय सब डिवाइडिंग द एब्जॉर्बेंट। आपके पास जैसे सपोज करिए, ये मैंने आपको बताया था एनिमल चारकोल, आप एनिमल चारकोल उसका पीस भी ले सकते हैं और उसका पाउडर भी ले सकते हैं। जब आप एक पीस लेंगे तो केवल जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्प्शन करेंगे, लेकिन जब आप उसका पाउडर लेंगे उसका हर एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन करता है। ओके, सो सब डिवाइड करके भी आप सरफेस एरिया को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बाय रिमूविंग गैसेस। तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, एनिमल चारकोल है उसमें से सारी पुरानी गैसेस को रिमूव कर दीजिए तो नया एब्जॉर्प्शन अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है एक्टिवेशन, कि आप किसी भी सॉलिड एब्जॉर्बेंट को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा, कुछ और आगे के टॉपिक्स हम लोगों ने देखे हैं, फैक्टर्स देखे हैं। मैंने आपको बताया कि जो प्रेशर है उस पर थोड़ा सा हम लोग और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, एक लॉज के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। तो दैट वी आर गोइंग टू सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, नोट्स आपको सारे के सारे इस पूरे चैप्टर के मिल जाएंगे, उस चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, थैंक यू सो मच।